नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार जो कि 6वां चैप्टर है त्रिभुज, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको जो आपने जैसा कि त्रिभुज चैप्टर कक्षा 9 में भी दिया गया था, तो उसको कुछ हम पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद ऐसी कुछ बेसिक जानकारी, सब जानकारी के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे बात करेंगे जिससे कि पहला चैप्टर का 6.1 हल हो जाए और साथ में जिन बेसिक जानकारियों की हमें आवश्यकता है वो भी हम जान जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज जैसा कि आप जानते भी हैं और त्रिभुज हमने बहुत जगह बनाया भी है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 3 रेखाओं से मिल के जो है एक त्रिभुज बनता है और इसमें कम से कम 3 कोण होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर भुजाओं को हम मिलाते जाएंगे या अर्धक करते जाएंगे तो कोणों की संख्या और ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 कोण इसमें होते हैं। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। कि 3 रेखा खंड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। 3 रेखा लिख लें या 3 भुजा से निर्मित एक ऐसी आकृति जिसकी कम से कम 3 कोण हो, ठीक है। यहाँ रेखा को हम रेखाखंड कहेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम यहाँ पे रोक दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं रेखा किरण रेखाखंड क्या होता है। तो अगर रेखा में कन्फ्यूजन लगे तो आप भुजा से समझ लीजिए कि 3 भुजाओं से निर्मित एक ऐसी आकृति जिसकी हमें कम से कम 3 कोण दिए हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब बात आती है कि जिस पे कि ये चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है, मतलब कि आधारित है कि सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं कि एक होता है सर्वांगसम और एक होता है समरूप। इन दोनों में अंतर क्या है ये हम समझते हैं। तो उनके गुणों के आधार पर हम इसको जान सकते हैं कि होता क्या है। कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें आ रहा है सम, मतलब कि इन दोनों में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो दोनों में सेम होती है। सम इसमें भी आ रहा है, सम इसमें भी आता है, मतलब कि इसमें जो भी हम चीज़ लेंगे, त्रिभुज लेंगे, वर्ग लेंगे, वृत्त लेंगे, बहुभुज लेंगे, उन सभी का आकार में समान होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इसकी पहली हो जाएगी गुण कि आकार में समान होते हैं और समरूप में भी, इसमें भी आकार में समान होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? समरूप का कोटा यहीं तक पूरा हो गया, बस इसमें केवल आकार में समान ही होते हैं। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार में समान होने के साथ साथ इसमें जो इसका साइज होता है, जो आमाप होता है, वो भी समान होता है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि साइज में भी समान होते हैं, ठीक है। आकार में समान होते हैं और साइज में भी समान इसमें होते हैं। इसमें केवल आकार ही समान होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आकार ही में केवल समान होने के कारण ये दिखाई एक जैसे देते हैं, दिखाई एक जैसे देते हैं। और जैसा कि सर्वांगसम में 2 गुण हैं कि साइज भी समान है और आकार भी समान है,
तो ये एक जैसे होते ही हैं, ठीक है, होते एक जैसे हैं, होते एक जैसे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सर्वांग और समरूप में अंतर। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि समरूप में एक जैसे दोनों आकृति दिखती हैं और सर्वांग में दोनों एक जैसी होते ही हैं, तभी इसको हम सर्वांग कहते हैं और इसको समरूप कहते हैं। जितनी भी आकृतियाँ अगर समरूप हैं तो उनको हम सर्वांग कहेंगे, लेकिन जो भी आकृति सर्वांग है उसको हम समरूप नहीं कहेंगे। जैसे देखिए जो सर्वांग का जो सिंबल होता है, समरूप का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। तो मैंने क्या कहा कि जितनी भी आकृतियाँ समरूप होती हैं वो सर्वांग होती हैं, तो उसमें हम ये लेते हैं समरूप का चिन्ह, उसके साथ साथ साइज में बराबर होती हैं तो नीचे ऐसे बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्वांग का चिन्ह और ये हो गया हमारा समरूप का चिन्ह, ठीक है। अब उसके बाद कुछ थ्योरी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको प्रश्नावली 6.1 आसानी से हल हो जाए। तो उसको हम देख लेते हैं जो कि समरूप से रिलेटेड है। तो वो देखते हैं कि आपको ये तीन चार बातें ध्यान देनी है। पहला उसमें क्या है कि जितनी भी वृत्त हैं, सभी वृत्त, मैं भी साइज का बात नहीं कर रहा हूँ, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब कि वृत्त की त्रिज्या चाहे जितनी रहे, ठीक है, उसमें कितनी जीवा रहे या जो भी रहे, उससे मतलब में नहीं है। जितने भी वृत्त होती हैं वे सभी एक दूसरे के समरूप होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। और उसके बाद दूसरा बात कि जितने भी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। मतलब कि हम जितने ही वर्ग की बात करेंगे, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा, वे सब भी जो है एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आती है त्रिभुज में। अब त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। मतलब कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज हम जैसा जानते हैं कि उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। वही अगर इनकी भुजाएं की माप अलग अलग हो जाएंगी तो वो विषमबाहु, या फिर अगर दो बराबर हैं और एक अलग है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। पहले अब इन तीनों पॉइंट को जो मैंने आपको लिखवाया है इसको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि थ्योरी के आधार पे, लेकिन क्योंकि हम गणित लगा रहे हैं तो उसका कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू भी होता है, उसके आधार पे हम कैसे तुलना करेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो जैसा कि आपकी जो कक्षा 10 की गणित की किताब है उसमें पेज नंबर 131 में दिया हुआ है कि मैंने आपको पहला पॉइंट क्या लिखवाया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी वृत्त समरूप की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये एक जैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक है। ये सभी वृत्त एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइज में एक समान तो है नहीं। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये छोटा होने के कारण इसके अंदर आ जा रहा है। तो ये सभी क्या हो गई, ये सब समरूप हो गई। सर्वांगसम भी हो सकता है, मतलब कि अगर इसको हम दूसरे पर रख देते हैं, जैसे ये एक वृत्त है, दूसरा वृत्त भी इसके ऊपर ऐसे रख दें कि ये बिल्कुल इसको इस तरीके से ढक ले, तो ये सर्वांगसम होगा। लेकिन ये किसी किसी केस में समरूप होगा ही, ठीक है। तो ये आपकी जो सदा सत्य बातें हैं त्रिभुज से रिलेटेड, और इससे आपको प्रश्नावली 6.1 भी आपका आसानी से हल हो जाएगा, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अब दूसरा क्या लिखवाया मैंने कि वर्ग भी समरूप होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, ये सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तीसरा समबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिन त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं
और इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो छोटा बड़ा होने के कारण इसको हम एक के अंदर भी रख सकते हैं, ये एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है। अब उसके बाद कि जैसा कि वृत्त में तो भुजाएं नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ जो गणित का नियम निकाला गया है उसमें क्या है कि भुजाओं की संख्या के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों आकृति सर्वांगसम है कि समरूप है, उसको हम ध्यान में देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए क्या नियम निकाला गया है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि वृत्त में तो भाई भुजा होता नहीं क्योंकि वो एक सर्किल होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी आकृतियाँ बन रही हैं, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, बहुभुज हो गया, पंचभुज हो गया, तो उन सही भुजाओं की संख्या के आधार पर समरूप के नियम है, जिसको हम कहते हैं बहुभुज का समरूप नियम। ये क्या होता है ध्यान में दे लेते हैं। ये इसमें क्या होगा कि अगर दो आकृतियाँ जैसे जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, देखिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब कि दो बहुभुज जैसे दो त्रिभुज, दो वर्ग, दो आयत, ये तभी समरूप होंगे जब वो इन दोनों नियमों को पालन करेंगे। पहला नियम क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। उनके संगत कोण बराबर हो और उसके साथ साथ दूसरा क्या है, तथा उनकी संगत भुजाएं, जो उनकी भुजाएं रहेंगी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात हो, समानुपाती हो या अनुपात बराबर हो। तो वर्ग को छोड़ के किसी और आकृति को हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये जो है समरूप है कि नहीं, तो उन दोनों आकृतियों को ये दोनों चीज़ नियम को जो है फुलफिल करेंगी, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियाँ जो हैं, जो जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया या कोई और ऐसे आकृति हो गया, इसी में का दो दो आकृति को तभी हम कहेंगे कि ये समरूप है जब वो इन दोनों नियमों का पालन करेगी। तो इसको समझने के लिए जैसा कि हमारे किताब के पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 में जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसके आधार पर समझते हैं कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दो वर्ग दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। तो इन दोनों वर्गों को हम तभी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम समरूप है जब कि वो इन दोनों नियमों को पालन करें कि उनके संगत कोण बराबर हो और उसके साथ साथ उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। तो इसको हम ध्यान में देते हुए देखते हैं कि जैसा कि इसमें हम संगत भुजाओं का अनुपात पहले निकालें। जैसे इस त्रिभुज की भुजा AD और AB, तो AD अपॉन AB करेंगे तो AD का मान जैसे कि दिया गया है 2.1 और AB का मान दिया गया है 1.5, तो ये आ रहा है 2.1 बटे में 1.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 21 बटे 15, तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो इस पहले वाले आकृति के लिए अनुपात आ गया 7/5। अब उसी तरीके से जब हम बड़े वाले बहुभुज का देख रहे हैं SP/PQ,
तो यहाँ पर SP और PQ का अनुपात हम निकालेंगे। तो SP का मान जैसा कि दिया हुआ है 4.2 और PQ का मान दिया हुआ है 3.0। तो 4.2 और 3.0, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 42/30। तो इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 6, 6 से 6 कट गया, 7/5 आ रहा है। तो पहली आकृति के इनके भुजाओं का अनुपात 7/5 आ रहा है और इसका भी 7/5 आ रहा है। और इनके साथ जो संगत का कोण आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों भुजाओं के बीच कोण 105 डिग्री और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी 105 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। इसी तरीके से आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे AD/BC का और इसमें निकालेंगे SP/SR का। तो दोनों का अनुपात उतना ही आएगा 7/5 और इनके बीच का कोण देख सकते हैं कि ये 85 डिग्री है और ये भी 85 डिग्री है। उसी तरीके से आप DC/CB का अनुपात और SR/RQ का अनुपात निकालेंगे तो ये भी बराबर आएगा और इनके बीच के कोणों का अनुपात 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। उसी प्रकार से चौथा 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है। बाकी आप निकाल के इसी तरीके से देखेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको केवल एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये जो नियम बनाया गया है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, फॉलो करेगा तभी वो एक दूसरे के समरूप होंगी। अब ये तो हो गया समरूप होने का, और एक नहीं होने का भी उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसा कि वो आपके इसी के अगले पन्ने 135 नंबर पे दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या बता हमें देखना है कि दोनों चतुर्भुजों की भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AB/BC, तो AB/BC है, अगर ये इसके बराबर होगा तभी समरूप होगा। PQ/QR, हम जो जिस तरीके से इसमें भुजा लेंगे उसी तरीके से हमें इसमें भी लेना है, तभी मैंने लिखवा है संगत। तो AB का मान दिया हुआ है 3 और BC का मान दिया हुआ है 3 और PR का मान दिया हुआ है 3.5 और उसके साथ QR का मान दिया हुआ है 3। तो इसको काटेंगे, 3 से 3 कट के 1 हो गया, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 0, तो आ जाएगा 35/30। तो यहाँ पर अनुपात तो 1/1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 35/30 आ रहा है, मतलब कि अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच बना कोण 90 डिग्री ये भी है और ये भी 90 डिग्री है, इस वाले में ये कोण Q और ये कोण B। तो जब भुजाओं का दोनों फुलफिल होगा तभी हम कह सकते हैं कि समरूप है, लेकिन एक ही फुलफिल हो रहा है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये दोनों आकृति जो है एक दूसरे के समरूप नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो नियम है बताया गया हो समझ गए होंगे आप। और अब हम हल करते हैं इसके क्वेश्चनों को, जो कि थ्योरेटिकल है, उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो लिखवाया हुआ है थ्योरी, उसी से हल हो जाएगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो मैंने आपको लिखाया हुआ है सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। मैंने आपको थ्योरी भी लिखवाया हुआ है पहले से ही। और अब उसके बाद जैसा कि दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि सभी वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो उस आधार में इसका भी जो निशान हो जाएगा समरूप सही हो जाएगा। और तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज मैंने आपको बताया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ही जो है सभी समरूप होते हैं। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथे क्वेश्चन में कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। मैंने आपको लास्ट में ये नियम लिखवाया है, तो यहाँ बराबर भरा जाएगा और यहाँ पे समानुपाती। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो उसमें जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ। तो कौन सी दो आकृतियाँ ऐसी होंगी जो समरूप होंगी? तो समरूप के लिए जैसा कि हम जानते हैं, तो हमें ऐसे दो चीज़ों का उदाहरण देना है कि जिनकी आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो समरूप के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, जो कि सत्य बात है। तो हम लिख सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप
समरूप होते हैं और दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं कि सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, वृत्त भी समरूप होते हैं। तो ये तो हो गया दूसरे के पहले का आंसर। अब दूसरे के दूसरे में क्या दिया है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती। तो हम ऐसी आकृतियों को कहेंगे जो समरूप नहीं होती कि जिन दोनों में भुजाओं की संख्या समान नहीं होती। तो हम उसमें पहला लिख सकते हैं कि पहला वृत्त और त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि अगर वृत्त की बात करें तो इसमें कोई भुजा नहीं होता और त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। तो पहले भुजाएं बराबर नहीं होती, ये दोनों समरूप नहीं होंगी। और इसी तरीके से दूसरा हम कह सकते हैं वृत्त और वर्ग। आप चाहें तो वर्ग और त्रिभुज भी लिख सकते हैं। वृत्त में कोई भुजा नहीं होती और वर्ग में 4 भुजा होती है। तीसरा अगर आप चाहें तो इन दोनों को लिख सकते हैं त्रिभुज और वर्ग, क्योंकि इसमें 3 भुजा होता है और इसमें 4 भुजा होता है। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कि दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये तभी समरूप होंगे जैसा कि हम जानते हैं नियम से कि 2 भुजाएं बहुभुज की तभी समरूप होती हैं जबकि उनके संगत कोण बराबर हों और उसके साथ साथ संगत भुजाएं भी बराबर हों। तो इस चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 1.5/1.5, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम अनुपात अगर निकालेंगे तो PS/PQ बराबर आ जाएगा 1.5/1.5। तो ये तो पूरा कट के 1/1 आ रहा है। उसी तरीके से जैसे हमने इन दोनों भुजाओं के लिया, हम इधर से लेंगे DA/AB। तो DA/AB, तो DA का मान है 3 और AB का ही मान है 3। 3 से 3 कट के 1/1 आ गया। मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन जब कोण की बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ABCD में कोण 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के लंबवत खड़े हुए हैं। लेकिन PQRS में देख रहे हैं कि ये कोण 90 डिग्री से कम है, मतलब कि यहाँ पर कोणों का जो एक दूसरे के समान नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है और बहुभुजों के लिए 2 में से अगर कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती तो उसको हम समरूप नहीं कहेंगे। इसलिए PQRS ABCD के समरूप नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से आगे के आने वाले क्वेश्चनों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।